तो हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 28 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है शनिवार। तो मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण खबरें। सीएमएम आपके लिए चुनिंदा जेन्युइन महत्वपूर्ण नो नेगेटिव खबरें हमेशा निकाल कर लाता है। तो बने रहिए इस न्यूज़ अपडेट के वीडियो के साथ ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। बढ़ते खबरों के सिलसिले की ओर। तो आज 28 अगस्त 2021 शनिवार को खबर आ रही है किसान आंदोलन से राकेश टिकैत की हल्ला बोल रैली, 9 महीने बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं दिल्ली से खबर आ रही है कि सोनू सूद आम आदमी पार्टी के एक प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। वही बात आ रही है केरल की, तो केरल में कोरोना के बढ़ते मामले, फिर लगाया रविवार को लॉकडाउन। तो केरल में काफ़ी लॉकडाउन लगाया गया है, काफ़ी मामले आ चुके थे कोरोना के ओणम के बाद से। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो पहली खबर में है कोरोना के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण, शुक्रवार को 90 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन के टीकाकरण के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख पहले एक दिन में 88 लाख लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बना था। शुक्रवार को देश भर में 90 लाख लोगों को वैक्सीन मिलने के बाद अब देश में वैक्सीन लेने वालों का आंकड़ा 62 करोड़ के पार हो गया है। देखते अगले समाचार में है बढ़ रहा है तीसरी लहर का खतरा। केरल में आज आए कोरोना के 32,000 से ज्यादा मामले। या दोस्तों, कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता दक्षिणी राज्य केरल दे रहा है, जहां कुछ दिनों से 30,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 32,801 नए मामले सामने आए हैं और 18,573 लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 180 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। केरल के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को 30,007 नए कोरोना के मामले सामने आए थे और बुधवार को 31,445 कोरोना मामले दर्ज किए गए थे। देखते अगले समाचार में है कौन होगा बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष, मायावती ने दिया जवाब। बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी को लेकर यह खबर आ रही है। मायावती के बाद बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा या फिर वो किसको अपना उत्तराधिकारी मानती है, यह सवाल सबके मन में होगा। इस सवाल का जवाब खुद बीएसपी सुप्रीमो ने दिया। मायावती ने कहा कि वह अभी पूरी तरह से स्वस्थ है और पार्टी को किसी उत्तराधिकारी की कोई जरूरत नहीं है और भविष्य में पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करने वाले दलित नेता को ही उनका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। मायावती ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक है, मुझे अभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब मैं जरूर अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगी। मैं अभी फिट हूँ और अनफिट होने में काफी वर्ष लगेंगे। पिछले 2 वर्ष से कोरोना चल रहा है, लेकिन कुदरत का शुक्र है कि मुझे कोरोना जैसी बीमारी नहीं हुई है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से ये बयान आया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है तेज प्रताप यादव को करीबी आकाश यादव ने दिया झटका, एलजेपी में हुए शामिल। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता आकाश यादव ने शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नेतृत्व वाले धड़े का दामन थाम लिया है। उन्होंने एलजेपी राष्ट्रीय युवा इकाई का प्रमुख बनाया गया है। आरजेडी की बिहार की युवा इकाई के प्रमुख आकाश को एक विवाद के बाद पद से हटा दिया गया था और इससे तेज प्रताप यादव बेहद नाराज हो गए थे। आकाश नई दिल्ली में पारस की मौजूदगी में एलजेपी में शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व पर अपमानित करने का आरोप भी लगाया। तो ये खबर आ रही है बिहार की सियासत से। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे अमेरिका के अस्पताल, बढ़ते कोरोना मामलों से पैदा हुई किल्लत। तो दोस्तों, अमेरिका में भी ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई है कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण। कोरोना वायरस का अब एक बार फिर अमेरिका में अपना घातक रूप दिख रहा है। फ्लोरिडा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। दर्जनों अस्पताल ऑक्सीजन की कमी के संकट में जूझ रहे हैं। फ्लोरिडा हॉस्पिटल एसोसिएशन के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि राज्य के 68 अस्पतालों में 48 घंटे से भी कम समय का ऑक्सीजन बचा है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के
प्रसार के कारण हाल ही में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। फ्लोरिडा हॉस्पिटल एसोसिएशन के अनुसार गुरुवार तक फ्लोरिडा में अस्पतालों में 16,550 कोविड-19 रोगियों की पुष्टि हुई थी। वहीं ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन से बातचीत कर तमाम इंतजाम पुख्ता करने के प्रयासों में जुटा हुआ है। तो ये खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते अगली समाचार की और अगले समाचार में है, सुल्तानपुर का नाम बदलकर होगा खुशभवनपुर, योगी सरकार करेगी फैसला। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार और बीजेपी सरकार में नाम बदलने का भी काफी ट्रेंड चला हुआ है। सारे मुस्लिम नामों को बदलकर हिंदू नामों में परिवर्तित किया जा रहा है कि बीजेपी एक हिंदुवादी पार्टी है और कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ की उनकी मानसिकता इस कदम से दिखाई देती है, जाहिर होती है। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा द्विवेदी ने सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश के नाम पर करने की मांग की है। विधानसभा में ये मांग की गई थी। इसके बाद सुल्तानपुर के डीएम ने गैजेटियर का हवाला देते हुए सुल्तानपुर का नाम खुशभवनपुर करने की सिफारिश रेवेन्यू बोर्ड को भी भेजी थी। तो ये लोग भी जो सत्ता में हैं उनके साथ ही सुर में सुर मिला देते हैं, सरकारी अधिकारी भी, और ये सारे काम इस तरह से अंजाम दिए जाते हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, दिल्ली में अगले हफ्ते से खुलेंगे स्कूल। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू होगी। तो दिल्ली से खबर आ रही है, देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों के लिए करीब 1.5 साल से बंद पड़े स्कूल जल्द खुलने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में 1 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के लिए स्कूल 8 सितंबर से खुलेंगे। 1 से 5वीं कक्षा तक के लिए अभी स्कूल खोलने की कोई घोषणा दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं हुई है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले न्यूज अपडेट में है, नीट यूजी 2021 परीक्षा नहीं होगी स्थगित, एनटीए ने दी जानकारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार को कहा कि मेडिकल उम्मीदवारों के लिए आयोजित होने वाली अंडर ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा नीट यूजी 2021 को स्थगित नहीं किया जाएगा। बता दें कि नीट परीक्षा 12 सितंबर 2021 रविवार को होने वाली है, यानी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट या नीट यूजी 2021 की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2021 को स्थगित करने के लिए छात्रों के बीच भारी आक्रोश को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने पुष्टि की है कि नीट को स्थगित नहीं किया जाएगा और रविवार 12 सितंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। तो ये खबर आ रही है नीट के रिलेटेड। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, काबुल फिदायीन हमले में मरने वालों की संख्या 108 हुई, 250 से ज्यादा घायल। अफगानिस्तान में तालिबान का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है, कहर बढ़ता जा रहा है। उसी से रिलेटेड खबर है, गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट के बाहर बम धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 108 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक के बाद एक 3 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। हमले में मारे गए लोगों में 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल है। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार अब तक 95 अफगान नागरिकों के शव निकाले जा चुके हैं। बम धमाकों के बावजूद काबुल एयरपोर्ट के बाहर आज भी भारी भीड़ देखने को मिल रहे हैं। अफगानिस्तान के नागरिकों में तालिबान का इतना डर है कि बम धमाकों के बावजूद वे एयरपोर्ट पर जमा हो गए हैं और अपना देश छोड़ने के हर तरह के संभव प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, नारायण राणे ने शिवसेना को दी धमकी, कहा पार्टी के बारे में काफी चीजें जानते हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना को परोक्ष रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि पार्टी और उसके नेताओं के बारे में काफी कुछ जानते हैं और वह एक के बाद एक कर मामले सामने लाएंगे, सारे पत्ते खोलेंगे। नारायण राणे ने किसी का नाम लिए बिना कहा है कि वह जानते हैं कि किससे कहा था कि भाई की पत्नी पर तेजाब फेंके। राणे अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत रत्नागिरी जिले के एक रैली को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि राणे ने इस हफ्ते की शुरुआत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया। इस संबंध में राणे को गिरफ्तार भी किया गया था और कुछ घंटे के बाद उन्हें रिहा भी किया गया था। इस घटना को लेकर
शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प अभी भी बनी हुई है, विरोध बना हुआ है। बढ़ते अगले समाचार की और अगली खबर में है, अमेरिका ने तालिबान को दे दी अपने अफगान मददगारों की हिट लिस्ट, मच चुका है बवाल। तो अफगानिस्तान में अमेरिका के अधिकारियों ने तालिबान को उन अफगान नागरिकों को निशाना बनाने के लिए हिट लिस्ट सौंप दी जिन्होंने देश में अमेरिका के बलों की सहायता की थी। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा कर लेने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने आतंकवादी समूह को अमेरिकी नागरिकों, ग्रीन कार्ड धारकों और अफगान सहयोगियों के नामों की लिस्ट सौंप दी ताकि उन्हें काबुल में हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास तालिबान नियंत्रित इलाके में प्रवेश की अनुमति दी जाए। नागरिकों को बाहर निकालने के लिए उठाया जा रहा है ये कदम। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना और अन्य पश्चिमी बलों का सहयोग करने वाले अफगानों की तालिबान द्वारा बर्बरता से हत्या किए जाने के बावजूद यह निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान द्वारा देश पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान की राजधानी में मची अफरा तफरी के बीच हजारों नागरिकों को बाहर निकालने के बीच यह कदम उठाया गया है। एयरपोर्ट के बाहर बाइडन प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिए तालिबान पर भरोसे के कारण भी यह कदम उठाया गया है। तो ये एक विरोधाभास क्रिएट होता है कि जिन लोगों को तालिबान मारना चाहता है उन्हीं लोगों को बचाने के लिए कि इन लोगों को एयरपोर्ट पर एक्सेस दी जाए, तो अमेरिका ने ये हिट लिस्ट दी है कि इन लोगों ने हमारा साथ दिया है आपके खिलाफ, लेकिन आप उन्हें मारे नहीं, हमारे यहाँ अमेरिका में आने देते। ये काफ़ी विचित्र खबर निकल कर आ रही है अमेरिका से। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, नीरज चोपड़ा के नाम से जाना जाएगा अब ASI स्टेडियम, राजनाथ सिंह ने किया सम्मानित। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को यहां सेना खेल संस्थान ASI में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा सहित टोक्यो खेलों में भाग लेने वाले रक्षा बलों के कर्मियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि ये खबर पुणे से आ रही है। इस मौके पर राजनाथ ने ASI स्टेडियम का नाम बदलते हुए इसे नीरज चोपड़ा के नाम पर करने की घोषणा की। नीरज हाल ही में ओलंपिक एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले पदक विजेता बने थे। वो व्यक्तिगत स्पर्धा में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी है। इस कार्यक्रम में नीरज भी मौजूद थे, उनका भी सम्मान किया गया और घोषणा की गई कि पूना का ASI स्टेडियम अब नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, विनेश हमारी बच्ची जैसी है, WFI ने फोगाट को माफ करते हुए कही ये बात। तो रेसलिंग घर में अपने बच्चों को डांट देते हैं ताकि हमारी बात माने। विनेश हमारी बच्ची है और हम उनका ट्रायल में स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि रेसलिंग ट्रायल 31 को होने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले विनेश फोगाट ने WFI ने माफ़ी मांगी थी। विनेश फोगाट ने WFI से, उनको WFI ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के दौरान अनुशासनहीनता के कारण सस्पेंड भी कर दिया था। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, बजरंग पुनिया ने सुशील कुमार को बताया देश का बेस्ट पहलवान। आपको बता दें कि सुशील कुमार पर मर्डर केस चल रहा है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया ने शुक्रवार को कहा कि वह जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार को अब भी कुश्ती में देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने समर गेम्स में पदक के 56 साल के इंतजार को खत्म कर पहचान के लिए जूझते इस खेल को नया जीवन दिया था। बजरंग ने यहाँ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की दिल्ली मेट्रो सुरक्षा इकाई द्वारा आयोजित उनके सम्मान कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने समारोह के प्रेरणा यानी मोटिवेशन सत्र के दौरान कहा कि मैं भारत में सुशील कुमार से बेहतर पहलवान किसी को नहीं मानता हूं। उन्होंने 2008 में ओलंपिक पदक जीतकर कुश्ती को जीवित किया था और वह पदक 56 साल बाद आया था। बजरंग से सुशील से जुड़े हालिया हत्या मामले पर भी टिप्पणी के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इस पर कहा कि वह केवल उनके खेल करियर के बारे में राय दे रहे थे। सुशील ने बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और 4 साल बाद लंदन में अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए रजत पदक भी हासिल किया था। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, डिग्री कॉलेज के छात्रों को मोबाइल टैबलेट बांटेगी सरकार, पूरी करनी होगी ये शर्त।
जी हाँ दोस्तों, देहरादून से एक खबर आ रही है। चुनावी वर्ष में लगातार लोक लुभावन घोषणाओं के क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शुक्रवार को डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट देने, पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को कोविड प्रोत्साहन राशि देने और समूह ख के पदों पर अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट देने की घोषणा की। विधानसभा में मानसून सत्र में धामी ने कहा कि डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी 1 लाख छात्रों को भी मोबाइल टैबलेट दिया जाएगा और इस पर 100 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। यह योजना सरकारी डिग्री कॉलेज छात्रों के लिए है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार 10वीं और 12वीं के छात्रों को पहले से ही टैबलेट देने की घोषणा कर चुकी है, जिनमें उनका पूरा पाठ्यक्रम भी लोड होगा। मुख्यमंत्री ने सदन में 2020-21 के दौरान कोविड-19 के दृष्टिगत विधायक निधि में की गई 1 करोड़ रुपए की कटौती को भी इस साल जारी करने की घोषणा की। धामी ने कहा कि कैंट बोर्डों में निवास करने वाले पूर्व सैनिकों के लिए भवन कर माफ करने के लिए यथोचित कार्रवाई भी करेगा। तो पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लुभावना ऑफर आया है। चुनाव से पहले टैबलेट देने की घोषणा हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केरल लॉकडाउन से जुड़ी है ये खबर। केरल में फिर से रविवार को लॉकडाउन लगाया गया, लागू रहेगी सख्त पाबंदियां। केरल में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला किया है। केरल में अभी फिलहाल रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसे कुछ हफ्ते पहले ही सरकार ने हटा दिया था। केरल की पिनराई विजयन सरकार ने शुक्रवार को फिर से वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। केरल की पिनराई विजयन सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक शनिवार रात 10 बजे, सोमवार सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन के नियम लागू रहेंगे। माना ये भी जा रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान इस फैसले से राज्य में कोरोना के संक्रमण की चेन टूटेगी। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पिछले 2 सप्ताह में रविवार को हुए लॉकडाउन में भी छूट दी गई थी। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की। योगी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश के कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार को यह कहा कि जल्द ही वह एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। ठाकुर को समय से पहले ही सरकार से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी और उन्होंने अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ में कहा कि अपने समर्थक और शुभचिंतकों से विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया है। ठाकुर ने कहा कि पार्टी बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी और उनके नए संगठन का प्रस्तावित नाम अधिकार सेना होगा। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है उड़ीसा में कोविड-19 के 816 नए मामले सामने आए, 69 की मौत, संक्रमितों में 106 बच्चे भी शामिल। ओडिशा में पिछले 24 घंटों में 69 लोगों की मौत के बाद राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,697 हो गई है, जबकि 816 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिससे राज्य में शुक्रवार को कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 10,04,875 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि कोविड-19 मरीजों में 106 बच्चे और किशोर शामिल हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। उनकी संक्रमण दर 12.99% है। राज्य की समग्र संक्रमण दर अभी 5.64% बताई जा रही है। तो उड़ीसा में भी कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तिहाड़ से काम कर रहे थे यूनिटेक के पूर्व निर्देशक, सीक्रेट अंडरग्राउंड ऑफिस का भी हुआ खुलासा। तो प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आश्चर्यजनक खुलासा किया है कि ईडी ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड ऑफिस का पता लगाया है, जिसका संचालन पूर्ववर्ती यूनिटेक संस्थापक रमेश चंद्रा द्वारा किया जा रहा है। उनके बेटों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने पेरोल या जमानत पर रहने के दौरान इसका दौरा किया। चंद्रा पिता पुत्र और यूनिटेक के खिलाफ संशोधन के आरोपों की जांच कर रहे ईडी ने कहा कि संजय और अजय दोनों ने समूची न्यायिक हिरासत को निरर्थक कर दिया, क्योंकि वे जेल के भीतर से खुलेआम अपने अधिकारियों से संपर्क करते रहे और उन्हें निर्देशित देते रहे हैं और तथा अपनी संपत्तियों से संबंधित मामले भी निपटा रहे हैं। तो जेल में होने के बावजूद भी इनका कामकाज चलता रहा। उसी के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में यह खुलासा किया था। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है पीएम मोदी 28 अगस्त को जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर का करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, आज 28 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम 6:30 बजे अमृतसर स्थित पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी स्मारक में संग्रहालय गैलरी का भी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में परिसर को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा की गई विकास पहलों को भी प्रदर्शित करेगा और सचिव संस्कृति मंत्रालय रघुवेंद्र सिंह और जलियांवाला बाग के नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्य राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्य राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक के मुताबिक करीब 20 करोड़ रुपए से जलियांवाला बाग की रिनोवेशन की गई है। इसमें लाइट एंड साउंड व एक डिजिटल डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, जहां पर 80 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी, ताकि जलियांवाला बाग कांड के बारे में उन्हें पूरी जानकारी मिल सके। तो देखते अगली खबर है देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे सोनू सूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताई वजह। तो सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिल्ली का एक देश के मेंटर्स करके कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम ने दी है। तो खबर में देखते हैं बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आम आदमी पार्टी सरकार के देश का मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को उनकी पसंद का करियर चुनने के लिए मार्गदर्शित किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कुछ विद्यार्थी बहुत गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका मार्गदर्शन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हम शिक्षित लोगों से इन विद्यार्थियों का मार्गदर्शक बनने की अपील करते हैं। सोनू सूद कार्यक्रम के लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, डिजिटल करेंसी के बारे में है। अब बदल जाएगा पैसे लेन देन का तरीका, दिसंबर से लॉन्च हो सकता है ट्रायल कार्यक्रम। तो भारत भी अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है बिटकॉइन की तरह, उसी से रिलेटेड खबर है। भारत में डिजिटल करेंसी का ट्रायल जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही आपके लेन देन का तरीका बदल जाएगा। रुपया अब पॉकेट में रखने तक सीमित नहीं होगा, ये आपको जेब में रखने के लिए नहीं मिलेगा, प्रिंट भी नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए आपके काम आएगा। जी हाँ, आप सही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। दरअसल आरबीआई द्वारा इस योजना पर काम चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है और इस साल के अंत तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो अब बिटकॉइन की तरह ही भारत की अपनी एक डिजिटल करेंसी होगी, जो आरबीआई द्वारा इसका कार्य अभी शुरू है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है किसान आंदोलन से। चंडीगढ़ में राकेश टिकैत की पहली हल्ला बोल रैली। किसान नेता ने कहा कंपनियों से चल रही है सरकार 9 महीने बाद भी बात करने को नहीं तैयार। 1 जनवरी से दुगने रेट पर बेचेंगे फसल। चढ़ूने के बयान को बताया व्यक्तिगत। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित रैली ग्राउंड में हल्ला बोल रैली में शामिल हुए। टिकैत ने 3:55 पर वहां मौजूद किसानों को संबोधित करना शुरू किया और यह कार्यक्रम 4:11 तक चला। इस दौरान टिकैत मोदी सरकार पर जो उन्हें बाद में पता चलेगा। सरकार गलत फहमी में न जाए। जो किसान 9 महीने तक आंदोलन चला सकता है, वह इसे 9 साल भी चला सकता है। भी मजबूत खड़ा है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार है गुजरात के अहमदाबाद से। त्योहारों को लेकर तैयारियां। गणेशोत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर गुजरात सरकार ने लिया फैसला। एक साथ 200 श्रद्धालु ही कर सकेंगे दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। क्या क्या रोक लगाई है, क्या क्या छूट दी है सरकार ने गणेशोत्सव और जन्माष्टमी को लेकर। गुजरात के अहमदाबाद से एक खबर आ रही है। देश में आगामी जन्माष्टमी और गणेशोत्सव को लेकर गुजरात सरकार ने मंगलवार को राज्य में आगामी जन्माष्टमी और गणेशोत्सव के उत्सव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी किया है। राज्य सरकार ने जन्माष्टमी और गणेशोत्सव के दौरान प्रमुख शहरों में रात के दौरान कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आगामी प्रमुख त्योहारों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश बनाने के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। जन्माष्टमी के अवसर पर रात्रि कर्फ्यू मध्यरात्रि
30 अगस्त से प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में रात के 1 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान मंदिर परिसर में 200 से अधिक दर्शनार्थियों की अनुमति नहीं होगी। दर्शनार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। तो अब जानते हैं सर्राफा बाजार का हाल क्या रहा। सोने का भाव, तो सोने के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक स्तर पर कीमती धातु की कीमतों में सुधार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 99 रुपए की तेजी के साथ 46,312 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबार में यह कीमती धातु 46,213 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वहीं चांदी 32 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 61,667 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई, जो पिछले कारोबार में 61,699 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़कर $1,798 प्रति औंस और चांदी सपाट होकर $23.66 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। HDFC सिक्योरिटीज सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल के अनुसार शुक्रवार को कॉमेक्स में सोने की हाजिर कीमत $1,798 प्रति औंस थी। तो अब जानते हैं भारत के मौसम का पूर्वानुमान कैसा रहेगा। अगले 24 घंटों का भारत के मौसम का हाल। तो अगले 24 घंटों के दौरान केरल में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तलहटी, ओडिशा के कुछ हिस्सों, झारखंड, तेलंगाना, दक्षिण कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भी हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें, आज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट कभी भी मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।